Hello, hi guys. Good afternoon, all of you. Expecting that you are well and doing well. Uh, at my place here, Shrirampuram. This place up to 4 5 days before there is a no one patient also, but now there is a 10 12 patient. Only 4 days they one patient die of positive corona, and now there is one day, yesterday only 4, but today increased 8, double. 4 to double increased 8. So situation is getting harder, so please stay at home. Why I am telling this? Because you are a small, you don't know. जब आप लोग बीमार गिरते हो ना तो क्या होता है, सो कहीं पर भी मत जाइए, स्पेशली फॉर बॉयज़। गर्ल्स फिर भी ठीक है, मुझे पता है वो लोग जाएंगे नहीं कहीं पर, बट बॉयज़ स्पेशली फ्रेंडशिप दूर से, व्हाट्सएप में फ्रेंडशिप करो, रिश्तेदारी फ़ोन से निभाओ। अभी सिचुएशन ऐसी है कि किसी के पास जाना या किसी से आना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ आप अपने जान है तो जहान है, ये स्ट्रेटजी मेंटेन कीजिए। अभी सिचुएशन में अगर आप ज़िंदा होंगे तो फिर फ्यूचर में सैलरी ले सकते हैं, रेमुनरेशन ले सकते हैं। ओके, अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे? तो प्लीज़ स्टे एट होम से। हाँ, बहुत नेसेसिटी है, ऐसा नहीं है कि इंसान को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा हो नहीं सकता। मानती हूँ मैं कि इंसान को जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ जाना आप जाना रोक लीजिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, जाना ही है, ऐसे सिचुएशन है तो ज़रूर जाइए, बट जहाँ तक हो सके अगर आप अपने आप को संभाल, क्योंकि अभी पुण्य नगरी में आया था कि लातूर ज़िले में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि पॉजिटिव होकर मरने वालों की, क्यों ये मरने वालों की संख्या ज़्यादा है? क्योंकि वो लोग घबरा रहे हैं, ट्रीटमेंट जल्दी नहीं ले रहे हैं, और हमें जाने क्या क्या करते क्या क्या नहीं, ऐसे सोच के वो घर पे ही रह रहे। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने फादर मदर पेरेंट्स को या आपके जो भी नेबर्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर समझो कि आपका नेबर बहुत फिरता है तो आप उनके अटैचमेंट मत रहिए। ओके गाइज, क्योंकि मैं एक वेल विशर हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स, मतलब आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, मुझे आई विशिंग कि आप सभी के फैमिली मेम्बर्स, आप लोग अच्छी सुरक्षित लाइफ जिए। और ऐसा नहीं है कि हर कोई मरता है, लेकिन ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली है। अगर आप ट्रीटमेंट भी लेते हो तो बहुत कॉस्टली है, हर कोई एफर्ड कर सकता नहीं कर सकता, और करने के बाद भी श्योरिटी कितनी है पता नहीं होती है। तो प्लीज़ अभी थोड़े दिनों के लिए, मैं नहीं बोलती कि कितने दिनों के लिए, क्या दिनों के लिए, लेकिन प्लीज़ सिचुएशन कंट्रोल होने तक। कैसा है अभी तो सिचुएशन ऐसी है, हर कोई घर में नहीं रह सकता, किसी का चूल्हा बाहर गए बिना चल नहीं सकता। ऐसे बाहर नहीं जाओगे तो भूखे मरोगे, ऐसे भी कोई घर होंगे, ऐसे भी कोई परिवार होंगे। तो उस भगवान से प्रे करती हूँ कि सभी को सलामत रखिए। परवरदिगार अल्लाह भगवान, जिनके जो मसीहा है, जिन पर विश्वास है, वो आपके सदैव रक्षा करें। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, ये सिचुएशन ऐसी है कि ना पीछे हुई थी ना आगे होगी, ना पीछे हुई थी ना आगे होगी। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग अपने आप को बचाए, अपने सराउंडिंग को बचाए। अगर कोई फिरता है तो आप उनके अटैचमेंट मत करें, ठीक है? चलो आप लोग, हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में
कल हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट फॉर नॉन कंसर्न किसे कहते हैं, प्रॉफिट फॉर नॉन कंसर्न का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट और नॉन कंसर्न में कौन से अकाउंट बनते हैं, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन से अकाउंट बनते हैं। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, हर कोई प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस नहीं करता, किसी किसी का अनप्रॉफिट मोटिव भी होता है, जैसे कि आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो लोग काम नहीं करते। ओके, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट कंसर्न होता है, वहाँ पर सर्विस कंसर्न होता है, सर्विस कंसर्न होता है। तो सर्विस कंसर्न हो तो वो लोग क्या अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मैंने डिटेल में बताया था कि जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जहाँ पर सेल्स परचेज होते हैं गुड्स का, वहाँ पर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनता है। और जहाँ पर ऑन प्रॉफिट कंसर्न होता है, वहाँ पर क्या बनता है, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट दोनों में बनता है, इसीलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर ट्रेडिंग P&L बने तो वहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं। ओके, तो और अकाउंट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। लास्ट मैंने वो टॉपिक बताया था, ज़रूर बना चाहिए। मुझे अगर पूछा जाए तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वहाँ पर अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, ये लॉजिक है, क्योंकि आपको लग सकता है कि अगर हमारे को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो फिर अकाउंट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, प्रॉफिट कंसर्न नहीं होते हैं, वहाँ पर लोगों का पैसा लगता है। जैसे कि आपकी कॉलेज है, आपसे डोनेशन लेते हैं, फीस लेते हैं और आपका कॉलेज रन करते हैं। लोगों के पैसे लेने के बाद उस पैसे को किस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, वो इन प्रॉपर वे से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं क्या नहीं, जहाँ पर खर्च करना है वहाँ पर खर्च करते हैं क्या नहीं, या मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ क्या बोले तो चलो इनका डोनेशन है, लेके फरार हो जाओ, आपको फिर एजुकेशन कौन देना, ये सभी चीज़ें हो सकती है ना। तो इसलिए प्रॉपर कहाँ पर भी मिसकंडक्ट ऑफ कैश और अमाउंट या रूल्स रेगुलेशंस ये सभी फॉलो करके अकाउंट्स बनाते हैं नहीं बनाते, देखने के लिए मेरे को तो लगता है कि प्रॉफिट से तो नॉन प्रॉफिट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा लगता है। पब्लिक का जो विश्वास होता है वो जहाँ पर लगता है, पैसे पब्लिक देती है तो लोगों का पैसा होता है, इसीलिए ज़्यादा क्लियर अकाउंट्स बनाना है। जैसे कि बैंक है, आपने देखा है ना, अगर कहीं पर दूसरे पैराग्राफ में तो उतने अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक में टाइम डेट मेंशन होता है कि कब आपने विड्रॉ किया, कब आपने पे किया है, कब किस टाइम में आपने ATM से पैसे निकाले थे, क्लियर कट अकाउंट होता है। ऐसे मिनट वाइज 1 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं होता वहाँ पर। टाइम अगर कभी देखोगे, अगर आप ATM से आप पैसे निकालते हो तो देखो वहाँ पर रिसिप्ट आते, पेमेंट रिसिप्ट आती है या मैसेज आता है कि इतने टाइम पे इतना आपने इतने पैसे निकाले, इतना क्लियर, क्योंकि वो पब्लिक मनी है तो वो लोग डबल सिक्योर होते हैं कि अकाउंट्स क्लियरली मेंटेन करें। सेम अब नॉन कंसर्न है तो वहाँ पर भी एकदम अकाउंटिंग, ऐसे नहीं है कि लोगों का पैसा लेके लोगों को पैसा देना नहीं है, लेकिन उस पैसे लिए जैसे आप सर्विस देते हो क्या नहीं, और देते हो तो वो पैसा कहाँ पर यूज़ करते हो, किस तरह यूज़ करते हो, वो सभी अकाउंट्स बनाना इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पहला क्लास सुन नहीं सकते या भूल जाते हैं, मैडम ने क्या बोले, क्योंकि गजनी के फैंस है, गजनी के फैंस बोलो या गजनी के रिश्तेदार है, शॉर्ट टाइम मेमोरी बहुत है हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बार मैंने रिवाइज़ किया है ना, है या नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको एग्जामिनर भूल जाएगा फिर, इसलिए शॉर्ट टाइम मेमोरी मत रखो, लॉन्ग टाइम मेमोरी रखो, एटलीस्ट 12th तक रिपीट करते जाओ। मैं ऐसी मजाक करती रहती हूँ, डोंट बी टेक सीरियस, मुझे पता है आप सीरियस लोगे नहीं। यस, सो व्हाट इज़ द मीनिंग, अभी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स मैंने बताया था कि अभी आपको जहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये रिसिप्ट और पेमेंट क्या होती है, फिर ये रिसिप्ट और पेमेंट है, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है,
पेमेंट बोले तो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बोले तो एक्सपेंडिचर है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या? अकाउंट में 20-19 का भी नहीं चलता, 20 बोले तो 20 है, 19 बोले तो 19 है। ट्रेडिंग और P&L में सभी खर्चे और इनकम ही आता है, लेकिन ट्रेडिंग है, P&L है। छोटा सा डिफरेंस होता है, पर वो नेट प्रॉफिट में जाएगा, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा, मतलब ग्रॉस अमाउंट में जाएगा। हर चीज़ अकाउंट में क्लियर कट समझ में आना इम्पोर्टेंट है गाइस। आपको इलस्ट्रेशन में अगर समझो कि आप कोई प्रॉब्लम करते हो, फिगर समझो कि आपको 4000, एक फॉर एग्जांपल अगर कोई आंसर है जिसका हो सकता है कि 4500 ऐसे कुछ आंसर है, लेकिन अगर आपको समझो कि 6000 आता है, इट्स नो मैटर, कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट है वो अगर करेक्ट है तो आपके मार्क्स कम से कम कटेंगे या कटेंगे भी नहीं। देखने वाला सिर्फ आपको अकाउंट आता है क्या देखता है, आंसर आता है या नहीं देखता। आंसर देख के हम लोग मतलब अकाउंट्स वाले चेक नहीं करते। आपको डेबिट और क्रेडिट पता है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग पता है क्या नहीं, ये देखते हैं। सो पहले ये याद रखना कि हमें अकाउंट्स कितना आता है तो क्लियर कट कहाँ तक आता है, ये अच्छी तरह याद रखना। आंसर के पीछे मत भागो, आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट इम्पोर्टेंट है, लॉजिक ऑफ अकाउंट इम्पोर्टेंट है। डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, वो क्यों आता है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, इस चीज़ को पकड़ के ही आप लोग अकाउंट करो, तो आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता कभी। और जिसका डेबिट क्रेडिट अच्छा नहीं है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, आप कितना भी आंसर फॉलो करो, बाद में आप लोग नहीं जा सकते, एक याद रखो। क्योंकि आप अभी इनिशियल है, क्योंकि आप कॉमर्स में आए ही 1 साल है, 1 साल के बच्चे हो, उनके अभी तो एडमिशन लिया ना आपको, 10वीं तक को कोई कॉमर्स डेबिट क्रेडिट कुछ पता नहीं था, 1 साल के स्टूडेंट हो, इसीलिए आपको छोटे छोटे जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाओगे ना, यही डेबिट क्रेडिट से पूरी ट्रीटमेंट चालू होगी। तो अभी है आपके पास, अभी नहीं आता है तो आपके 11th से पुस्तक से बेसिक्स फिर से एक बार पढ़ो। कोई चीज़ है जो 11th में, और आपकी 11th की बुक बहुत अच्छी है, फिर से एक बार ट्राई करो, वो आपका बेस है। और अगर आप रियल में आप कुछ करना चाहते हो फ्यूचर में, अपने अकाउंट के 11th के बुक को कभी भी मतलब कि अपने से अलग मत करो, क्योंकि बेसिक जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप M.Com में गए, B.Com में गए, और आप कभी कभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ कंफ्यूज होता है, ये डेबिट कैसे आया, ये कैसे क्रेडिट कैसे हो गया, ये क्यों इस साइड आया। तो उस टाइम अगर आप 11th का बुक प्रेफर करोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन डेबिट क्यों आता है, क्रेडिट क्यों आता है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट किसे बोलते हैं, वो क्लियर कट होना, ठीक है, वो क्लियर। अभी मैंने बताया ट्रेडिंग और P&L नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल क्या है पता होना इम्पोर्टेंट है ना। और बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है गाइस, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो ये याद रखो, बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। वो एक एसेट और लाइबिलिटी बताता है, इसीलिए तो उसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, टैली होता है, ओके। वो अकाउंट नहीं है, एक याद रखना, ओके। ये कभी कभी पूछ लेता है, इवन आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, मुझे पूछा गया था, इज़ अ बैलेंस शीट इज़ द अकाउंट, क्योंकि पूछा गया था। और कभी कभी बोलता है कि बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस क्या करोगे, जब बैलेंस शीट अकाउंट ही नहीं है उसमें डेबिट बैलेंस क्या होगा। यस यस, यस। सो रिसिप्ट और पेमेंट क्या है हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। रिसिप्ट, पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर, इन चारों का डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो सी हियर, एक मिनट, ओके। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, द डे, okay, the day-to-day transaction of a not for profit concern are recorded in a cash book and then they are posted into ledger account. The day-to-day transaction of a not for profit concern are recorded in a cash book
and then they are posted into ledger account. At the time of financial period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances receipt and payments account is prepaid. The receipt and payment account is real account. The receipt and payment account is a real account. Credit transaction are not recorded in the receipt or payment account. Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. All receipts are shown in debit balance. All payment is shown on credit side. This account starts with opening cash and bank balance, different banks, and closes with cash and bank balance at the end of the year. Okay, so what is the meaning of receipt और पेमेंट अकाउंट क्या है वो देखो। इसमें क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में किसी से पैसा आता है, किसी को पेमेंट देते हैं, तो किसी से ये कैश बुक बनाते हैं। ओके, कैश बुक बना के पैसा किससे आया उसका नाम लिख के भर देते हैं, और पेमेंट है, हम लोगों ने किसी को पेमेंट दिया है तो उसका पेमेंट का अकाउंट लिख देते हैं। समझो आपको कॉलेज है, रिसिप्ट आपसे डोनेशन लिया, समझो कि आपकी 45-50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट समझो कि शिवम में फीस दिया, शिवम क्लास 12th फीस पे किया, पेड फीस, उसका नाम लिखे, उसके नाम उनके फीस आ गई। अभी राजेश्री ने पे किया, राहुल ने पे किया, धनश्री ने पे किया, ऐसे ही 20 लोगों ने पे किया, और 30 लोग हैं 50 में से, तो ये 30 लोगों का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ओके सॉरी रिसिप्ट साइड आएगा कि यहाँ से हमें पैसे मिले। और कॉलेज में समझो कि सैलरी देते हैं, जैसे कि मैं है, आपके पड़ोस सर है, पवार सर है, जो भी आपके मतलब कॉलेज के जो भी स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, जो झाड़ने का वो काम करते हैं, वो उनको सैलरी देना है। गेट वॉचमैन है, और प्रिंसिपल से लेके सभी को एक एक मिलती है ना, जो भी रेम्यूनरेशन है उनको सैलरी दिया है, तो वो पेमेंट साइड जाएगी, क्योंकि वो पे कर रहे हैं ना, कॉलेज वहाँ आपसे ले रहे हैं और हमें पे कर रहे हैं। ओके, हमारी जो भी होगा, सो ये सब लिखते हैं। और ये क्या बोलता है कि ये लिखने के बाद, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग में कैसे करते थे, ट्रायल जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट्स, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, इस तरह जाते थे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, कैश आया, कैश गया, एक कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओनली वन कैश अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड आए तो रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड आए तो पेमेंट किया। क्या बनाने के बाद ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद क्या करते हैं, हर लेजर अकाउंट टैली करते हैं। हर लेजर अकाउंट, जैसे कि कैश में जो कोई लेजर अकाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिवम का अकाउंट है, शिवम के अकाउंट में उसने फी पे किया, लेकिन 3 टाइम्स पे किया ईयरली, उसने थोड़े थोड़े से 3 टाइम्स भी थोड़ा थोड़ा कैश पे किया। तो अगर वो कैश पे किया है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका बच गया है, तो लास्ट में उसे बुला के बोलेंगे कि आपके जल्दी से जल्दी पे करो, वो पे करने आए। या किसी स्टूडेंट को समझो कि पेनल्टी लगी है, या कोई चीज़ पर उसको ये लगा है कि लेट फी पे करने की वजह से उसको पेनल्टी लगी है, वो सारे क्लियर करके उनका एक लेजर अकाउंट बनता है। हर किसी का लेजर अकाउंट बनता है, हर स्टूडेंट का एक लेजर अकाउंट, पेमेंट का एक लेजर अकाउंट। अगर समझो कि मेरा नाम का अगर कॉलेज में पेमेंट है, तो मेरे नाम का एक अकाउंट वहाँ पर बनेगा कि ये मैडम को हमने कितनी सैलरी कब कब दी। समझो मैंने लीव लिया हो तो उस टाइम में हमने कितने कट करके कितने पेमेंट दी। ओके, सो इस तरह हर अमाउंट, मतलब हर चीज़ का एक लेजर अकाउंट ईयर एंडिंग में बनता है। यहाँ पर कैसे करते थे हम लोग, जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट, इस तरह सीक्वेंस में था। यहाँ पर कैश अकाउंट में रिसिप्ट पेमेंट, कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट, उसमें बैंक और कैश दोनों भी होंगे। ओके, और बैंक एक ही नहीं, सारे बैंक, हो सकता है कि आपके 3-4 अकाउंट है अलग अलग बैंकों में, तो वो सारे अकाउंट मिलके यहाँ पर आएंगे। कैश अकाउंट आएगा, उसके बाद पेमेंट है तो पेमेंट साइड आएगा। ओके, और ये एक रियल अकाउंट होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। ओके, क्योंकि आप किसी को पे करना है तो लायबिलिटी होगा, आपको डोनेशन मिलना है तो आपके लिए एसेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल नहीं लगता, यहाँ पर रिसिप्ट आती है। ओके, सो ये है
यस ओके। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक अकाउंट। तो स्टार्टिंग में कैश और बैंक, हमारे कैश में कितना है, हमारे बैंक में कितना है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और एंडिंग में बैंक और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बैंक में कितना बैलेंस है, कैश में कितना बैलेंस है, यहाँ से एंड होगा। ओके। रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट अकाउंट। रिसिप्ट साइड के डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट है तो उसे डेबिट करेंगे। और पेमेंट अकाउंट irrespective of the year which are received are and irrespective of their nature, revenue all received during the particular period are debited to receipts and payment account irrespective of the year of which they are received or irrespective of their nature, revenue or capital. Such a receipt may be related to previous year or current year or next year. All receipts are debited to this account. तो रिसिप्ट अकाउंट में क्या होता है, समझो कि कोई 11th का स्टूडेंट है अभी आपके पास और उसका लास्ट ईयर का कुछ फी रह गया था, उसने दिया नहीं, और बाद में 12th में आके उसने 11th का भी दिया, 12th का भी दिया। सो किस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। हम लोग हमारे ट्रेडिंग में कैसे करते थे, लास्ट ईयर का है तो इस ईयर का एडवांस बोल के डालते थे, मतलब डालते थे ना, वो इसमें ही नहीं है। लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, कब का है, इट्स नो मैटर, सिर्फ रिसिप्ट है, रिसिप्ट अकाउंट को डेबिट करो। ओके। सो ये याद रखना, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग में बनाते हैं, बैलेंस शीट में, मतलब वहाँ पर बनाते हैं कि हम लोग ज़्यादा लिए तो इस ईयर का नहीं है बोल के हम लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव है तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट है, लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, इस ईयर का है, कोई वादे नहीं है। सिर्फ लेने पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं, किससे मिले हैं, पैसे मिले हैं। ओके। समझो कि पैसे क्या, कॉलेज को पैसे आए हैं, वो डोनेशन से आए, फीस आए, किस चीज़ से आए हैं वो लिखना ज़रूरी है, लेकिन कौन से ईयर से है, कितना है, हाँ सिर्फ पैसे कितना है उतना मेंशन करो, और फीस है, डोनेशन है, किस चीज़ के लिए है, मैं या पेनल्टी लगी थी, किस चीज़ के लिए वो पैसे लिए, वो मेंशन करो, खत्म। ठीक है। उसके बाद पेमेंट, ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर credited to receipts and payment account irrespective of the period which is related to, irrespective of their nature, revenue and capital. Such a payment may be related to previous year, current year, next year, similar. Such a payment may be revenue, capital nature, all credited to this account. कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, कौन से भी नेचर, कौन से भी इनकम और एक्सपेंडिचर और दो टाइप के होते हैं, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर बोले तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो इसलिए किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, वो कैपिटल नेचर है। फ्यूचर के लिए आप भी से पैसा लगा रहे हैं। रिवेन्यू नेचर, बिलाइड बिल है, इसे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ये रिवेन्यू नेचर है। ओके। कुछ काम करने के लिए आपको वो चाहिए इसीलिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो भी चलता, लेकिन आप करते हैं तो वो कैपिटल नेचर है, ये रिवेन्यू नेचर है। ओके। यस। तो आपको ये पता चला, कोई भी इनकम हो डाल देने का, कोई भी एक पेमेंट हो डाल देने का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, वो कैपिटल है, रिवेन्यू है, कोई सा भी नेचर का हो, सिर्फ आपको एंट्री करनी है, ख़त्म, खल्लास, बस सिंपल है अगर मेरे को अगर पूछा जाए तो, है ना। यस गाइस, मैं अभी नोटबुक में लिखूँगी, आपको बताऊँगी, मैंने आपको पहले भी बताई, या आप अपने PDF में देख के लिख लो। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स ने किताब नहीं ली है, आप लॉकडाउन ख़त्म होते कि प्लीज़ ले लीजिए, मैं भी लेने वाली हूँ, मुझे कितना भी हो पर मुझे तो लेना ही है। मैं उस दिन गई थी लेकिन स्टॉक नहीं था। आप लोग बुक से ही प्रिपेयर करोगे, अकाउंट्स ऐसी चीज़ है PDF से हो नहीं सकती, ठीक है। मोबाइल ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत मुश्किल है, आपके पास किताब होना ही होना है। ओके। सो receipts and payment account for the year ended 31st March 2000 डैश दिया है। आपके लिए होमवर्क, रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, पहले वो लिख के उसका परफॉर्मा लिख लेंगे। मैं आपको फिर भी
चैट करके बोलूँगी ऑनलाइन। तो देखिए रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, दिस इज़ अ रिसिप्ट साइड है, यहाँ पर पेमेंट साइड बोल के है। ऑल रिसिप्ट रिवेन्यू और कैपिटल, कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, यहाँ पर दिया है आपको डेबिट साइड में प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों भी दिया है। और यहाँ पर पेमेंट साइड ऑल पेमेंट, रिवेन्यू, कैपिटल, रिवेन्यू और कैपिटल, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर, तो तीनों परफॉर्मा एकदम सिंपल है। लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में आपके सुंदर सुंदर मोती जैसे अक्षरों से आप लोग ये लिख लेंगे। ओके, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि आपको क्लियर होना कि अगर समझो कि कभी कोई प्रॉब्लम कर रहे हो तो किताब निकाल के आपको परफॉर्मा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके पास हो तो आप सब कुछ देख सकते हैं। ओके, यस। उसके बाद फ्यूचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, अभी फ्यूचर देखेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फ्यूचर ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, फ्यूचर्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, पेमेंट और रिसिप्ट करने की ज़रूरत क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, ओके, उसका मेन पर्पस क्या है वो हम लोग देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, अभी मैंने बोला रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है, एसेट एंड लायबिलिटी जो बोलते हैं ना, रियल अकाउंट है। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट और पेमेंट बुक क्या है, समरी है, मैंने अभी बताया ना, क्या कैश बुक में कैश बुक बनाते हैं, उसमें रिसिप्ट और पेमेंट जो भी आपको आया है वो और जो गया है वो डालते हैं, तो ये एक समरी है, बैंक और कैश की आपकी समरी है। ठीक है, आपकी जो भी हुआ है वो एक रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, और एक कैश और बैंक की समरी है। ठीक है, यस। Features of income and expenditure. Receipt of payment. Okay, here. Okay,
receipts and payment account is a real account. Receipts and payment account is similar to cash flow. Summary of cash and bank. Okay. It included all type of receipts and payment, revenue and capital. All type, दोनों ही टाइप है, पहले कोई मतलब revenue और capital और deferred capital ऐसे भी आता है. Okay. It record all receipts and payment made during a particular period, current year, previous year and next year. तो हर साल का past, present, future तीनों भी आते हैं सिंपली टेंस में अगर हम लोग देखें तो. ओके. और it recorded all income receivable and an amount payable are not recorded in this account. Income receivable and amount payable आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. जो हम लोग रिसीवेबल मतलब कि आप मैंने अभी बताया लास्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है उसका डोनेशन नहीं मिला है तो वो चीज़ हम लोग कैश रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं लिखते. जो मिला है, जितना मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, उतना ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. समझो कि आपका 10,000 रुपीज़ अगर ये है क्या बोलते फीस है, आपने 7,000 दिया है, 3,000 रिमेनिंग है. 3,000 रिमेनिंग है ये मेंशन करना इस अकाउंट का काम नहीं है. वो सिर्फ पैसे कितने दिए, मतलब कितना आया मेरे पास, कितना मैंने दिया. समझो हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी में से हाफ नहीं दिया है तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई. पेएबल है या एडवांस दिया है तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं होती है. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ कितना दिया, किसको दिया, किस चीज़ के लिए दिया, मिला है तो कैसे मिला, क्यों मिला, कि किसके लिए मिला. अगर कुछ बैलेंस है तो ये बैलेंस अमाउंट यहाँ पर या ये बैलेंस हम यहाँ पर दिखाना नहीं है. रिसीप्ट कितना है, पेमेंट कितना है, आपको मिला कितना, आपने दिया कितना, एक्चुअल पैसे आपके पास कितने हैं. ओके. बस. यस. दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन प्रीपेड फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए इस टाइप के अकाउंट बनाया गया है. नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए ये अकाउंट बनाए गए हैं. और दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके. तो बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, जब आप बैंक से, आपके बैंक में बैलेंस नहीं है लेकिन आपने ज़्यादा कैश लिया है. हर किसी को नहीं देता बैंक बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो खुद खड्डे में कभी नहीं गिरता. लेकिन अगर आपके पास बैलेंस नहीं है लेकिन आपने ज़्यादा पैसे लिया है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. लेकिन आपके पास समझो कि एक 50,000 रुपये बैंक में आपने 10,000 लिए, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपके पास थे ही 10,000, आपने 20,000 लेके आए, 10,000 ओवरड्राफ्ट है, मतलब 10 थे आपके पास लेकिन 10 आपने ज़्यादा लिए, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके. वो चीज़ भी आएगी क्योंकि आपने लिया है ना, पैसे लिए हैं आपने. ठीक है. यस. टाइप्स ऑफ रिसिप्ट. अभी रिसिप्ट कितने टाइप की हो सकती है वो देखेंगे. कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट किसे बोलते हैं, देखो, ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ ए कंसर्न आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट. साइंटिफिक scientific donations for building, sports tournaments, library और लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रोसीड्स. तो कैपिटल नेचर किसे कहते हैं, जो एक ही बार होता है, फिर से वो खर्चा नहीं करते. एक बार आप कैपिटल एक बार इन्वेस्ट करते हो, फिर से साल में हर बार कैपिटल नहीं डालते हो. तो कैपिटल क्या होता है कि एक ही बार इनकट करते हैं. तो दैट टेस्ट टाइप मतलब फिर से उसे करने की ज़रूरत है. वो सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट किसे बोलते हैं, जो एक ही बार रिसिप्ट मिलती है, बार बार आप देते नहीं हो. डोनेशन आप एक ही बार करते हो. जब कॉलेज में एंट्री करते हो, समझो कि 11th के लिए आपने एडमिशन लिया है, डोनेशन आप एक ही बार देते हो. 12th में आपको डोनेशन नहीं देते, फीस पे करते हो, है ना. अगर आप BCom में जाते हो तो एक बार कॉलेज चूज़ करते हो तो डोनेशन एक बार देते हो, फीस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर देते हो, राइट. तो कैपिटल रिसिप्ट किसे बोलते हैं, जो एक बार ही होता है, जो नेचर फिर से उस नेचर का नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. ओके. दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. नॉन रिकरिंग बोले तो बार बार होना, नॉन रिकरिंग बोले तो सिर्फ एक ही बार होना, फिर से दोबारा नहीं होता. यहाँ पर आपको बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग.
डोनेशन फॉर बिल्डिंग मतलब तो सर को आप कोई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हो तो आपको डोनेशन मिला है सरकार से, मतलब ग्रांट मिला है, वो एक ही बार मिलता है। जैसे कि शुगर फैक्ट्री वालों को ग्रांट मिलता है कभी कभी, तो वो ग्रांट एक ही बार मिलता है, सब्सिडी बोलते हैं, वो एक ही बार मिलता है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको देते जाए, हर साल नहीं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एक बार कुछ कंसेशन मिलता है, तो उसे कहते हैं, मतलब ऐसे चीज़ों को बार बार नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिकरिंग। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, आप एक ही बार लोगे ना, जो भी ये होगा कि बार बार लोगे एक ही टूर्नामेंट का, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मैं इसी चीज़ का लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, एक्सक्यूज मी, यस गाइस। ओके, स्पेसिफिक टूर्नामेंट फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी, लाइफ फीस, लाइफ पूरे के लिए मेंबरशिप फीस है। फॉर एग्जांपल समझो कि आपने जियो कार्ड लिया है, आपके मोबाइल में अभी ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए आपने एक नया मोबाइल लिया। ठीक है, समझो कि अपने फादर ने बोला बच्चे को लगता है, इसलिए आपके मोबाइल देने का खर्च हो दिख रहा है। हम लोगों को छोटे मोटे मोबाइल को आपने एक 20,000 का मोबाइल लिया, उसमें कार्ड डालना था, तो आपके पापा ने आपको जियो का कार्ड दिया। जियो का कार्ड आपको मेंबरशिप के लिए, फर्स्ट मेंबरशिप के लिए आपको 500 रुपीज़ लेता है, उसमें 1 महीने या 3 महीने का कुछ तो देता है, और ऐसे कुछ है शायद, लेकिन मेंबरशिप के लिए आपको पहले पैसे लेता है। तो मेंबरशिप मतलब तो एक बार आप वो कार्ड लेते हैं तो वो आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस देगा। सिर्फ आपको हर महीने के जो भी चार्जेस है, आपको नेट चाहिए तो आप ज़्यादा कम, या जो आपको फैसिलिटी चाहिए उस चीज़ से अपने वो जो भी स्लैब होते हैं उस हिसाब से आप रिचार्ज मारोगे। लेकिन आपको मेंबरशिप मतलब कि आप उस जियो के मेंबर बन गए, उस टाइप के मेंबरशिप फीस, ये उनके लिए एक रिसिप्ट है ना, जियो कंपनी के लिए। अगर आप मेंबरशिप पे करके मेंबरशिप खरीदो, एक जियो कार्ड लेते हो, तो वो एक आप उनके लिए रिसिप्ट है ना, उस टाइप का। ऐसा नहीं हर बार आप मेंबरशिप की फीस के पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। यस, सेल्स प्रोसीड्स और सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हर फिक्स्ड एसेट के लिए आप एक ही बार पैसे करते हो। जैसे कि आपके घर में एक, समझो कि एक कंप्यूटर लेके आए आपके लिए, ये एक एसेट है, ऐसे हुआ है क्या? ये हर बार आप मतलब ये 1 महीना जब वो ये करोगे, उसके बाद 1 महीने के लिए 5,000, फिर दूसरे महीने के लिए 5,000 नहीं है ना, एक एसेट लाए, ख़त्म हो गया, एक बार लाने के बाद वो आपका हो गया। ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट्स आर आइदर एडेड टू कैपिटल फंड और सेपरेटली शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल फंड जो होते हैं, कैपिटल नेचर के जो फंड होते हैं, ये आपको कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर कोई एसेट है, एसेट के लिए आपने खर्चा किया तो क्या एसेट बोल के बताते हैं, या तो लाइबिलिटी साइड बताते हैं। वो किस नेचर का है वो देखेंगे तो आगे पता चलेगा। रिवेन्यू रिसिप्ट, अभी रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट देखा आपने, अभी रिवेन्यू किसे बोलते हैं? ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट अ रेगुलर flow of income of a concern are known as revenue receipts. For example, subscription rent, locker rent, interest received, है ना,
इंटरेस्ट रिसीव्ड हर महीने आपको मिलता है ना, मैंने अभी बताया, जो बार बार होता है वो नहीं होता है। अब मतलब कि कैपिटल आप कैपिटल छोड़ो, आपके मैंने बताया कि डोनेशन आप एक ही बार पे करते हो, फीस पे करते हो ना हर साल। जियो का मेंबरशिप है, मेंबरशिप एक बार आता है, लेकिन उसके जो महीने की जो सर्विस देते हैं उसके ऊपर आप फीस पे करते हो। ये फीस ही आपका महीने का 28 डेज 58 डेज जो चार्जेस होते हैं ना, सर्विस दे रहे हैं उस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं। So revenue receipt, which are recurring nature of represent regular flow of income and concern all interest received etc. Interest received etc. Receipts, revenue और capital। receipts दो टाइप के, revenue और capital। revenue टाइप के क्या होता है, income and expenditure। रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू और नेचर के रहे तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी जाएंगे। रिसीप्ट दो टाइप के, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के। अगर रेवेन्यू नेचर के जो बार बार मिलते हैं, बार बार वो पैसा मिलता है, रिसिप्ट होता है, तो वो इनकम साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ओके। और कैपिटल अगर नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल अगर नेचर का तो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज आते हैं, रियल अकाउंट आता है। ऑल रिसिप्ट आर नॉट इनकम, ऑल रिसिप्ट आर नॉट इनकम। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कंसिडर्ड इन द डिफरेंट मैनर। ऑल रिसिप्ट, हर रिसिप्ट कैपिटल नेचर के नहीं होते या इनकम नेचर के नहीं होते। हर चीज़ आपको जो मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं जिस चीज़ के, वो इनकम नहीं बोल सकते। ओके, वो आपकी लाइबिलिटी भी हो सकती है। आपने पैसे लिए उस चीज़ के लिए आप लाइबिल भी हो सकते हैं। हाँ, पेमेंट, टाइप्स ऑफ पेमेंट। अभी पेमेंट, या अभी तक आपने रिसिप्ट देखा, अभी पेमेंट। ओके गाइस, दस मिनट का ब्रेक लेती हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज मैं नॉन स्टॉपली बोलना बहुत मुश्किल है। ये पूरा ऐसे होता है। Excuse me. गाइस 2 मिनट के लिए मैं
गाइस, आप लोग, मैं ऐसे समझाते टाइम किताब सामने रख के लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि आप इवन आपको याद होगा क्लास में भी मैं किताब प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं समझाते जाऊँगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा टॉपिक क्या पढ़ा है। कुछ फिगर नोटबुक में देखने, टेक्स्ट बुक में देखने से ही समझ में आती हैं। तो प्लीज़ कृपया करके जब भी आप अकाउंट्स करेंगे टेक्स्ट बुक ज़ेरॉक्स जो भी आपका होगा वो देखते हुए करिए, अदरवाइज़ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। पूरी रामायण हो जाएगी, राम सीता को क्या लगेगा, ऐसे कुछ तो आपका पेश होगा। और रिसिप्ट और पेमेंट का था फर्स्ट अकाउंट में, वो आप खुद से करेंगे। प्लस एरो डाल के आपको बताया गया है कि रिसिप्ट अकाउंट कहाँ पर जाएगा, वो चीज़ आपको करना है। मैं अभी बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। और कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, पर कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ सकता। इसलिए प्लीज़ बुक प्रेफर कीजिए और बुक में देखते हुए कीजिए। तो पेमेंट किस तरह होगी? पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पेमेंट भी दो टाइप के हैं, कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जैसे कि सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम। अगर समझो कि कोई टीचर को हायर किया है तो वो बॉन्ड पर लिया है। अभी कॉलेजेस में टीचर लोगों को हायर करते मतलब लेते परमानेंट बेसिस पे ले तो वो लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन अगर समझो बॉन्ड के लिए है तो वो 1 साल के लिए, नहीं किसी चीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया है तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने। अगर आपको समझो कि आपके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं सेमिस्टर वाइज, तो उस सेमिस्टर के लिए उन्हें लिया जा सकता है। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कॉलेज मतलब कॉलेज ही नहीं आता है गाइस, ये आप अपने दिमाग से हटा दो क्योंकि आपको शायद से आइडिया हो। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल वे जो आपके नज़दीक में है आपको लिंक लगाने के लिए ईजी होता है, इसलिए मैं बताती हूँ। और अकाउंट्स ऐसी चीज़ है ना, प्रैक्टिकली आप जो यूज़ करते हैं वही अकाउंट है। अकाउंट में ऐसा कोई साइंटिफिकल रीज़न नहीं होता है कि ये इतना ऐड करो और इससे इतना होगा, ऐसे नहीं होता है। और अकाउंट ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री की तरह हिस्ट्री को पढ़ते बैठो, ऐसा भी नहीं है। अकाउंट जो आप अभी चल रहे हो, कभी भी देखो, कॉमर्स फील्ड में एक अच्छी बात है, कॉमर्स फील्ड में एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग जनरेशन से अटैच होते हैं। जो जैसी जनरेशन है पैसे वाली, आप पैसे की भाषा बोलते हो। अगर आप पैसे की भाषा बोल सकते हो तो ही आप अकाउंट स्टूडेंट हो। अगर रियल में एक अकाउंट स्टूडेंट बनना है तो आपको शेयर मार्केट पता होना चाहिए, बैंक बैलेंस पता होना चाहिए कि बैंक में क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या रूल्स फॉलो नहीं होते। प्लस अगर आप समझो कि हर चीज़ जो अभी है चलन में है, चलन में बोले तो अभी इस सिचुएशन में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में नहीं जीते, हम लोग प्रेजेंट में जीते। अकाउंट ऐसी लैंग्वेज है जो, क्योंकि हर दुनिया किस पर चल रही है? पैसे पर चल रही है। क्योंकि हम लोग इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। क्यों इंटर डिपेंडेंट है? यही 10 साल पहले अभी आपको बताना बोल के बताती हूँ। अगर समझो ये जो डिसीज़ है कोरोना 19, अगर ये समझो कि 30 साल पहले आती, 30-40 साल पहले आती, आपके फादर के मतलब आपके दादाजी के एज में अगर आती है, और दादाजी जब यंग थे तब अगर आती,
तो ये फैलता ही नहीं, एक गांव से दूसरे गांव तक जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि तब लोग डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। कैसे इंडिपेंडेंट थे? लोग किराने के लिए दुकानों में नहीं घूमते थे, उनके खुद के खेत होते थे, उनके खुद के मतलब खेतों में ज्वारी, गेहूँ, हर चीज़ वो मतलब ये करते थे। और जो भी पिकता था वो लोग घर में लाते थे, फसल जो भी उगती थी वो लोग लेके आते थे और खाते थे। ऐसे समझो कि घर में गाय रहते थे, घर में रहते थे, गाय बैल भैंस सभी घर में, मतलब घर ही में पाल लेते थे। फैमिली बड़ी होती थी, कोई कुछ संभालता, कोई कुछ संभालता। इवन आपने अगर आपके बुजुर्गों का सुना तो वो बोलते हैं कि हम लोग पिसवाने, जो चक्की में पिसवाने, आटा पिसवाने के लिए वो लोग बाहर नहीं जाते थे। उनके लिए वो रहते ना कि वो वैसे करने के वो होता था, वो पत्थरों का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उक्कड़ कलू, वो सभी होते थे, उसमें करते थे। अभी हम लोग चटनी तक नहीं बनाते, पहले लोग मिर्ची तक घर में बना के यूज़ करते थे। मतलब वो लोग पैसे वो लोग पैसे मतलब डिपेंड ही नहीं थे, कहीं पर जाके कुछ करते ही नहीं थे। और तब एक ऐसा था कि लोगों को ज़्यादा मतलब अपने कास्ट के लोगों को ही, नीचे लोगों को हाथ नहीं लगाना, ये एक ऐसा एक था। और घर में ही सब कुछ बनता था, लेडीज़ उतने स्ट्रॉन्ग थे और जेंट्स खेती के काम करते थे। ऐसे कुछ ज़्यादा नौकरी वोकरी नहीं करते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोग फिरना ही नहीं, अपने अपने घर में रहो, घर से जाओ तो खेत में जाओ, खेत से आओ तो घर में आओ। और फ्रूट वो तो खेत में रहते थे, नारियल लगाओ, नारियल के खेत, अंगूर लगाते थे, कोई कुछ लगाते थे। अगर समझो बहुत नज़दीक है तो कोई दाल दिया, दाल के बदले घी लिया, ऐसे एक्सचेंज करते थे। पैसे से व्यवहार नहीं होते थे। ओके गाइस, पैसों से व्यवहार नहीं होते थे। तो अगर उस सिचुएशन में ये अगर डिसीज़ आता तो शायद इतना पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलता। हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन में बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, बट उनको पता भी होगा, जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स हम लोग, अभी देखो गुजरात का माल आप लोग महाराष्ट्र में लेते हो, महाराष्ट्र का माल कहीं कहीं पर जाता है। इवन फॉरेन का मोबाइल, फॉरेन के प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं ना, मसाले क्या क्या नहीं आ रहा है। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन से हुआ है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन से हुआ है। वहाँ की वस्तु यहाँ पे होते होंगे, लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो गया, लोग डिपेंडेंट होने लगे। अभी आप लोगों के कितनों के घर में ऐसा है कि हर चीज़ आप घर में करते हो, खेत रहने के बावजूद। आपका जो किसान है ना वो भी डिपेंडेंट हो गया, उसे भी किराना दुकान में जाके देखो। पहले के लोग सर नहाने के लिए भी शैम्पू पर डिपेंडेंट थे, शैम्पू पता भी नहीं था, शैम्पू प्रोडक्ट भी नहीं था। 30-40 साल पहले के तो ये 10 साल में शैम्पू इतना इंक्रीज हुआ। पहला शैम्पू आने वाला मैं जब छोटी थी तो तब अपना कौन सा शैम्पू, क्लिनिक प्लस थोड़ा फेमस था। क्लिनिक प्लस के इतने बड़े पाउच नहीं होते थे, डब्बे आते थे, हमारे घर में पापा लाते थे तो डब्बे आते थे। तो बच्चों के लिए शैम्पू अच्छा रहता ऐसा अच्छा रहता, पूरे केमिकल्स, इसीलिए तो आजकल सभी के बाल सफ़ेद हो जा रहे, एक एज आने से पहले सफ़ेद हो जा रहे, एक एज आने के पहले सबको चश्मा रहता है। सिर्फ मोबाइल में देख देख के क्या होने वाला है, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, हर चीज़ के लिए आँखें फाड़ना। और बुक देखना छोड़ के सब कुछ देखते हैं। पहले के लोग सिर्फ बुक देखते थे तो वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। अभी तो हम लोग सब कुछ देखते हैं, जो नहीं देखना वो भी देखते हैं और जो देखना वो भी देखते हैं। इसीलिए हमारे आँखें गए, सब कुछ गया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना हर चीज़ का, लिमिट नहीं होती। बोलने की बात यही है कि हम लोग डिपेंडेंट, एक इंसान दूसरे पर डिपेंड है, एक इंसान दूसरे पर डिपेंडेंट है। पहले की चप्पल सिर्फ चलने के लिए ठीक है तो बस है, सफिशेंट है, उस पर डिज़ाइन नहीं होते थे। बॉयज़ तो फिर भी ठीक है, पर गर्ल्स कितने स्टाइलिश चप्पल होती हैं, वो फिर एक दिन के लिए भी चलो तो बस हो गया। फंक्शनल अलग, बाहर फिरने के अलग, घर में रहने के अलग, घर में घूमने के लिए अलग, कितने सारे चप्पल हो गए। पहले एक चप्पल साल तक जाती थी, और वो चप्पल कैसी होती थी पता है, वो रफ़ एंड टफ होती थी। आप खेतों में जाके भी आओ तो चप्पल को कुछ नहीं होता था, उसको सीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनका इतना ही है कि सारे लोग, हर कोई, वो किसान हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, हर कोई डिपेंडेंट है।
हर कोई डिपेंडेंट है। आप लोग घर पे बैठ के आपको बोर आएगा कब कॉलेज होगी, कॉलेज कैसे होते हो, बाइक पर आते हो, सभी आपके लिए यही जो हो गया ना कि आप डिपेंड ही हो गए ना, है ना। बाइक पर आप डिपेंड हो, चलते तो नहीं आ सकते। अगर आपको बोलता था आप कॉलेज को आ सकते हो लेकिन चलते हो, कोई आता कोई नहीं। लातूर से बाहर के लोग रहने दो, लातूर के भी लोग नहीं आते। आपके जो कॉलेज के नज़दीक है ना, सिर्फ वही, और सभी के घर तुम कॉलेज के नज़दीक हो नहीं सकते। बाय वॉक जो आ सकते हैं ठीक है, समझो कि किसी का घर गोलाई के पास है, वहाँ से अगर कॉलेज को चलते हुए कितने लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते। डिपेंडेंट है, पेट्रोल है, आपको पेट्रोल गाड़ी है तो फिर पेट्रोल डिपेंडेंट हो गया ना। तो इस तरह एक दूसरे के हम लोग संपर्क में आ गए, इंटरेक्शन ऑफ पीपल, इस तरह हम लोगों में इंटरेक्शन में आ गए। ग्लोबलाइजेशन, इस इंटरेक्शन के वजह से चाइना का डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में आ गया। नहीं तो चाइना में ही मरता था। अगर ये 40-50 साल पहले आता ना तो चाइना से शायद ही बाहर आता तो भी वो कब ख़त्म होता पता नहीं चलता। वो एक बीमारी है भी हमें पता नहीं चलता, सिर्फ सुन के रहते हम लोग। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आया है कि मुझे तो नहीं लगता कि अपने पूरे भारत में कोई गांव ही बचा होगा जहाँ पर अभी तक एक पेशेंट नहीं है। मेरा गांव अभी तक, मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं था। सिर्फ 8 दिन में पेशेंट पहला मरा था। उसके बाद आज की सिचुएशन इसकी 20+ है। मतलब मेरे प्लेस में तो मेरे घर में नहीं, अभी मेरे सराउंडिंग में नहीं, तालुका, इस तालुके में शुरू तालुके में आज 20+। उसमें कोई पॉजिटिव है, कोई एक्सपेक्टेड है, मतलब संशयित है, उनको शायद ही हो ना हो, भगवान जाने। प्रे करती हूँ कि सभी खुश रूप हो। तो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पेमेंट्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट, और उसके बाद उसका और जो भी परफॉर्मा होगा आप लोगों को वो बुक में लिखना होगा। प्लीज़ होमवर्क मैंने जो लास्ट टाइम आपको बोल दिया था बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। सो दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आप करोगे तो आपका ही, नहीं तो आप नहीं करोगे तो आपका ठीक है। गाइस, अकाउंट्स मैंने बार बार कहती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हो। खुद से, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खुद की ईमानदारी से आप कीजिए। आपकी ईमानदारी चेक करना नहीं करना ये आपका काम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है, मार्क्स आपको मिलने हैं और फ्यूचर आपको बनाना है। ओके, सैलरी, रिम्यूनरेशन, वेजेस कौन सा लेना है ये आपके हाथ में।